नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस साप्ताहिक संस्करण में हर सप्ताह की तरह ही हमारे साथ आनंद जी और अभय जी हैं। आपको फ्रीज हो गया था। चर्चा करेंगे, हम उन घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। आपको बार बार फ्रीज हो रहा है। जी। आनंद सर, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जिनको नियंत्रित करने में उनकी भूमिका थी। वो उन्होंने हाल में बयान दिया कि 5 जेट भी मारकर गिराए गए और फिर मैंने युद्ध विराम जैसी चीज करवाई। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या यह भारत की छवि को एक धक्के के रूप में देखा जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक सवाल के रूप में देखा जाए? आप इसे कैसे देखते हैं और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरी उनकी जो बयानबाजी उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कर पाने में सफल हो पा रही है? उसे क्या करना चाहिए आखिर? नहीं, पहला चीज तो ये उनको नियंत्रित तो करने की हो नहीं पा रही है, कोई कोशिश ही नहीं कर रही है। इसको ये कहना कि हो मतलब कोशिश की गई हो नहीं, वो बिल्कुल मतलब बेलगाम है और उनको बिल्कुल भी लगाम लगाने की कोई एक भी प्रयास नहीं हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जितना जैसा समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने, अगर आप उनके सारे बयानों को देखते रहिए तो बाकी उन्होंने इतना तो रूस को नहीं ट्रोल किया है, इतना उन्होंने चीन को ट्रोल नहीं किया, इतना कनाडा को ट्रोल नहीं किया, इतना उन्होंने जैसे आपको पकड़ नहीं लेते हैं कि मैं मतलब मेरा कुछ भी, मेरा एक कोई ऐसा भाव भंगमा या मेरा एक कोई ऐसा उनको, वो जैसे भारत को उन्होंने और मोदी जी को पकड़ लिया है और वो उसको रिटेरिएट रोज करते हैं। क्योंकि शायद जैसे होता है ना कि ये इससे चढ़ता है ये आदमी, तो चलो ट्रेड, हम लोगों को ट्रेड के परसेंटेज की बात करनी, पहले इसको एक बार ठीक करो, इसको एक बार ठीक करो, तो वो गर्म करते रहते हैं हरदम मोदी जी और भारत को। मतलब ये बिल्कुल सोची समझी, नहीं तो आप कोई एक कंसेस आप, और ये कोई 10, कोई कहता है 14, कोई 18, कोई अब कल कहीं आ रहा था 25वीं बार बोल रहे हैं, क्योंकि ही मेक्स इट अ हैबिट कि जब कहीं आएंगे वो इसकी बात जरूर करेंगे कि दोनों लड़ रहे थे, मैंने इनको समझाया, मैंने इनको डराया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं, तो ये लोग डर के मारे वो कर दिए। कल वो रिपब्लिकन पार्टी, अच्छा, और वो कोई फोरम नहीं है कि छोटा मोटा वो ऐसे ही रेफरेंस में कर दिया और वो न्यूज वाले सब पकड़, वो ठीक फोरम चुनते हैं। कल उनके रिपब्लिकन पार्टी का एक कोई फॉर्मल डिनर था, जो अब क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है वहां कांग्रेस के, तो उसके उसमें वो ये बता रहे थे सबको कि कैसे, और उसमें वो 4-5 जेट की भी बात कर दी है। अब सही बात यह है कि 4-5 जेट की बात हिंदुस्तान में हो रही है, भारत उसको क्यों, मतलब अभी तक भी मुझे ये नहीं समझ में आया, दुनिया में कोई भी युद्ध होता है जिसमें एक तरफा युद्ध भी हो, लेकिन दोनों तरफ से लोगों का जान माल की हानि होती है। भारत का 71 का युद्ध बहुत डिसाइसिव युद्ध था। दुनिया के कुछ युद्ध ऐसे हैं जो इतने डिसाइसिव हुए हैं, मतलब एक राष्ट्र के ऊपर आपने चढ़ाई कि राष्ट्र ही खत्म हो गया, मतलब उस राष्ट्र का नाम ही खत्म हो गया। भारत उसमें विजयी हुआ था, लेकिन क्या हमारे जान माल, अगर आप निकाल के बहुत माइन्यूटली देखिएगा तो 65 का जिसमें हम जीते थे, हमारे कई जगह हमारे लॉसेस ज्यादा हुए हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एक युद्ध का पहला नियम है, किसी भी दुनिया के किसी भी युद्ध का, जो अटैक करता है उसको जान माल की हानि ज्यादा होती है। इट इज ऑलवेज देयर, अटैकर जो भी है उसकी ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो अगर हमारा कुछ जान माल की हानि हुई तो इसमें दिक्कत क्या है? जब फौज को दिक्कत नहीं है, और फौज को दिक्कत ही नहीं है, फौज के लिए एक अजीब सी चीज ये है कि जैसा बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं कि कुछ हमारे पायलट या कुछ लोगों को, या कहीं कुछ कुछ फौज के लोग भी, अब सोचिए उनकी वीरगति को भी, जो भी फौज का जो है वो सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकता है कि ये हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मतलब वो हश हश करके आप ये सारे काम कर रहे हैं, या जैसा आशंका है कि कुछ लोग वहां बंदी बनाए गए हैं, तो आप वो भी सार्वजनिक रूप से नहीं क्या। तो ये भी एक मेरे ख्याल में मतलब भारत की दृष्टि से अगर देखिए, और जो भी लोग लड़े हैं वहां पे फौज के लोग, उनके प्रति न केवल असंवेदनशील असम्मान है, पर स्ट्रेटेजी के रूप में भी ये खराब बात है। क्योंकि आप मुंह जबानी जमा खर्च थोड़े ही आपका चलेगा। ये जैसे, अच्छा, वो सारी छोटी छोटी बातें भी ट्रम्प समझ रहे हैं। एप्स्टन फाइल की अगर बात हुई है, जहां पे उनके कुछ पुराने का मतलब उनके जो कारनामे जो करते हैं, अपने एक फ्लोरिडा के अपने घर में बुला के लोगों को राग रंग और वाले काम वो जो करते हैं,
उसका एलन मस्क ने जब उनको बार-बार धमकी दी, तो कल उन्होंने एक पेपर के ऊपर डिफेमेशन सूट भी दायर करने के का नोटिस जारी किया है। हमारे यहां से इस तरह की कोई बात नहीं होती, बिल्कुल मुंह सिल के चुप हो जाते हैं। ये शायद उनको भी समझ में आ गया है। तो एक तो ये टेक्निकली बहुत खराब है। दूसरा क्या है कि जब आप एक से डरने लगते हैं ना, ये मैं मतलब अभय जी यहाँ सामने यूनिवर्सिटी और उस जगह का अगर आपने यूनियन या थोड़ा उस तरह के छात्र राजनीति का देखा हो, तो समझ में आ जाता है कि जो एक बार डर रहा है उसको सब डराने लगते हैं। फिर वो तगड़ा वाला डराता है और फिर पाकिस्तान भी आके डराता है, फिर वो मतलब आपकी अजीब दुर्गति होने लगती है। तो ये भारत की दुर्गत तो हो ही रही है। आप चीन को, जिसको मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सारी चीजें रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिलेटेड नहीं। अब आपके लिए क्या हो रहा है, चीन जिसको 10 दिन पहले भारत के सेना के उप सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कह रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ 6 दिन का या 5 दिन का, उसको उस युद्ध को पाकिस्तान की तरफ से उसका सुपरविजन चीन ने किया। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही और दूसरा उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान में जितना आर्म्स इंपोर्ट हुआ उसका 81% चीन से आया, 81%। और ये वो सार्वजनिक फोरम पे कहे। 10 दिन बाद हम भागे भागे जयराम जी, जयशंकर जी जा रहे हैं और वहां उनको, जिसको मतलब ये थोड़ी ठीक भाषा नहीं है जिसको, लेकिन वो कहें तेल लगाने वाला काम कर रहे हैं कि अरे आप, हम लोगों का बड़ा अच्छा संबंध हो रहा है, हम लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है। आपने क्या प्रोग्रेस की है? आपके बफर जोन पे आपके पेमा खांडू, आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे परमानेंट वो बना दिया है, रेजिडेंस बना दिया है। आपके चीफ मिनिस्टर, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीन ने किस तरह से कब्जा किया हुआ है, वह किस तरह से हम उन सारी जगह जहां पे हम गश्त करने जा सकते हैं हम नहीं जा सकते हैं। ये तो पेमा खांडू कह रहे हैं। ये आपके मतलब इस देश के, आपके क्या, इस देश के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कह रहे हैं। आप उनकी बातों को किनारे करके हे करके आप जा रहे हैं कि हम आपके कितने अच्छे संबंध हैं। तो मतलब आपको अगर कोई 2 थप्पड़ मार रहा है तो आप गाल सहलाने के बजाय या उसको कहने के बजाय आप कह रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा, वाह 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 आपने मारा, हमें तो बड़ा आनंद आया। इट अमाउंट्स टू दैट। तो ये जयशंकर जी कर क्या रहे हैं वहां जाके? मैं अभी भी मान सकता हूं, जैसे मोदी जी ने एक यहाँ पे, उनको यहाँ पे एक वो है, ऑल पार्टी मीटिंग में उनको आना था और आते तो लोग उनसे पूछते कि क्या हुआ, वहां से भाग गए वो, उनको राजनाथ सिंह को भेज दिए। तो आप जो चिल्पो होनी है वो राजनाथ सिंह पे होनी है। मोदी जी यहाँ पे कम से कम ये तो काम करवा देते, खुद नहीं बोलते तो किसी से तो बुलवाते अपनी उसमें। अरे निशिकांत दुबे से ही बुलवाने लगते। उनके पास वाले कोई ना निशिकांत दुबे से कहता कि ये चीन को हम ठीक कर देंगे, ट्रंप को ठीक कर देंगे। उनकी ये हिम्मत भी नहीं हो रही है। उनके निशिकांत दुबे से भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही कि वहां कुछ कह दो। निशिकांत दुबे उनके लोगों को गाली देने का उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन वहां नहीं कर। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जो भी हो रहा है भारत की विदेश नीति नहीं, वो उसका असर हमारी आर्थिक और रक्षा नीति पे भी पड़ रहा है। कमल जी। अभी सर ये एक बात कही जाती है कि भारत की तरफ से कोई तीखा पलटवार ट्रंप का शायद इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि टैरिफ का मसला फंसा हुआ है और भारत सरकार चाहती है कि उसमें भारत के हितों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो। आप इस व्याख्या को किस रूप में देखते हैं? क्या सच में टैरिफ का मसला बहुत गंभीर है और क्या सच में भारत इस दिशा में अपने हितों की सुरक्षा करने की दिशा में काफी आगे बढ़ पा रहा है, उसकी खामोशी उसे मदद दे रही है? कमल, निश्चित रूप से टैरिफ का मसला बहुत गंभीर है, विदेश नीति का मसला भी बहुत गंभीर है और रक्षा नीति का मसला भी बहुत गंभीर है और भारत की कृषि नीति का भी मसला बहुत गंभीर है। ये सारे के सारे मसले जो है वो ट्रंप नामक एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं। जब एक बार चट्टान के नीचे आपका हाथ आ जाता है तब आप उस हाथ को झटके से नहीं निकालते, बल्कि बहुत धीरे 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 करके निकालते हैं और जरूरी नहीं कि उसको कभी निकाल भी पाए। वो हाथ हाथ या उसका एक हिस्सा दबा रह सकता है। ट्रंप एक ऐसी समस्या है जो जिसका के मोदी जी ने और भारत ने इस भारी पत्थर को खुद अपने गले में डाला है, क्योंकि जिस तरह के संबंध मोदी जी ने ट्रंप से बनाए और ट्रंप ने भी अपनी तरफ से मोदी जी से संबंध बनाए, जिस तरह की उम्मीदें जगाई पूरे देश में कि भाई ट्रंप जब आ जाएंगे तो भारत को इतनी इतनी सुविधा होगी, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। जिस तरह भारत में यज्ञ किए गए ट्रंप की सफलता के लिए, जब ट्रंप पिछली बार चुनाव हार गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ऐसा लगता था कि उनका अपना नेता चुनाव हार गया है। वो दुखी हो जाते थे जब उनसे हम लोग बहस करते थे सार्वजनिक मंचों के ऊपर, तो वो दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा,
मैं उसमें एक बात उनके तर्क से सहमत होते हुए उसमें एक बात और जोड़ दूं कि ट्रंप रूस से जिस तरह बात करेंगे या चीन से जिस तरह बात करेंगे या कनाडा से जिस तरह बात करेंगे उस तरह भारत से बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की हैसियत अलग है। कनाडा जो है वो अमेरिका का सबसे पुराना, यानी उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये दोनों मिलकर एक तरह से उत्तरी अमेरिका बनता है। और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इस तरह के पड़ोसी हैं कि अगर ट्रंप चाहें तो अपनी मेक अमेरिका ग्रेट मागा के जो तमाम साथी हैं वो अपनी केवल कारें लेकर कनाडा में चले जाएं तो वो कनाडा में कब्जा कर सकते हैं। ये स्थिति है। इस तरह के दोनों के भौगोलिक संबंध और राजनीतिक संबंध इस प्रकार के हैं। तो वो तो बिल्कुल कनाडा अलग चीज है। रूस अमेरिका के तकरीबन कई मामलों में समकक्ष है, खासतौर से फौजी ताकत में रूस अमेरिका के समकक्ष है, आर्थिक ताकत में नहीं है। और चीन ग्लोबल मंच पर एक ऐसी उभरती हुई ताकत है जो कि अमेरिका को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है। चीन की जरूरत यह है और अमेरिका जानता है कि उसकी जरूरत का एक आधार है, मजबूत आधार है। तो इनसे क्यों अमेरिका और भारत की क्या हैसियत है? क्या भारत फौजी ताकत में अमेरिका के बराबर है रूस की तरह? क्या भारत आर्थिक ताकत में अमेरिका से कोई प्रतियोगिता कर रहा है? क्या भारत के अमेरिका के साथ उस तरह के संबंध हैं जिस तरह के कनाडा के साथ उसके संबंध हैं? कनाडा और अमेरिका में फर्क क्या है? कुछ नहीं, केवल दो अलग अलग देशों का फर्क है। ट्रंप का तो ये तक कहना है कि कनाडा को तो हमारा प्रांत हो जाना चाहिए, नहीं, दोनों एक ही चीज है लगभग। तो ये जो स्थिति है, भारत अमेरिका के सामने भुनगे के समान है, कोई औकात ही नहीं है, कोई आप उनके सामने खड़े हो ही नहीं सकते। जब ट्रंप पिछले कुछ दिनों में 24 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध किस तरह रुकवाया और टैरिफ की धमकी दी वगैरह, हर बार उनका कहना एक चपत लगाने की तरह है। वो हर बार भारत को, मोदी को और मोदी प्रशासन को हर बार ये कह के एक चपत लगाते हैं और ये सहमे हुए बच्चे की तरह चपत खाके जो है मिनमिनाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बात ठीक नहीं है, चपत नहीं मारनी चाहिए थी, चपत मारने का हमारी नीति में प्रावधान नहीं है। भारत की नीति में चपत मारने का प्रावधान नहीं है, कृपया करके चपत न मारें, हमारी संवेदनशीलताओं का भी ख्याल रखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भारत येन केन प्रकारेण हर कीमत पर सिर झुकाकर और राष्ट्रीय अपमान की कीमत पर भी चीन के साथ में संबंध अच्छे बनाना चाहता है। इस नीति का लगभग उद्घाटन जो पहला बजट इन्होंने तीसरी बार शपथ लेने के बाद घोषित किया था, उस पहले बजट में ही ये लगभग उद्घाटन, केवल घोषित नहीं की गई है नीति, भारत बिना घोषित किए हुए इसी नीति के ऊपर चल रहा है। भारत को लग रहा है कि अगर दक्षिण एशिया के अंदर और खासतौर से पूरे दक्षिण एशिया के खासतौर से और एशिया के अंदर आमतौर पर अगर चीन के साथ इनके संबंध खराब बने रहे तो इनकी जो स्थिति आज है वो स्थिति भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि चीन ने भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने हड़दम में ले लिया है। भारत के सभी पड़ोसी देश चीन के हड़दम में हैं। तो इस स्थिति में चीन ने इनकी तमाम जमीन दबा रखी है। हम लोग उस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। वहां पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है चीन। उसके बाद में गलवान घाटी वाला जो वो पूरा एक प्रकरण हुआ था जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी, इसमें गोली नहीं चली थी, बाकी जम के हिंसा हुई थी उसके अंदर। और पूरा भारतीय बाजार चीनी माल से भरा हुआ है। ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया कहते हैं, या तो हालत ये है कि सब लोग चीनी माल खरीद रहे हैं। इनके हाथ में चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं रह गया है। देखा जाए तो इनकी अर्थव्यवस्था जो है, अभी मैं एक टीवी पे एक सीरियल देख रहा था, तो उसमें चीनी पात्र है, वो एक भारतीय पात्र को पीटते हुए कह रहा है, आप सुनिए, एक भारतीय डायरेक्टर द्वारा बनाया गया सीरियल है, इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे। अभी इसकी सीरीज रिलीज हुई है, स्पेशल ऑपरेशन करके उसका नाम है, स्पेशल ऑप्स करके नाम है। उसमें जो एक भारतीय जासूस है उसको चीनी जासूस पीटते हुए कह रहा है, पिटाई कर रहा है उसकी, और कह रहा है कि तू क्या समझता है अगर हम पैरासीटामोल तेरे को देना बंद कर दें तो सारा हिंदुस्तान खांसी जुकाम बुखार से मर जाएगा। आप इसको एक रूपक के तौर पे देखिए। ये भी एक भारतीय डायरेक्टर द्वारा बनाई गई सीरीज है, ऐसा नहीं है कि चीनियों ने षड्यंत्र करके ये बात कह दी हो।
यानी इससे इससे पता लगता है कि एक डायरेक्टर जो कि मुख्य तौर पर भारत समर्थक है और देशभक्तिपूर्ण फिल्में बनाता है, इसमें भारतीय जासूस हमेशा जीतता है। नीरज पांडे की फिल्में देखिए, उसमें भारतीय जासूस हमेशा जीतता है। वो अपने सीरियल में अपने एक चीनी पात्र से ये कहलवा रहा है। यानी आमतौर पर उसके मन पे भी कहीं अंकित है कि पूरा भारत जो है वो चीनी माल से भरा हुआ है। अब हालत क्या है कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल व्यवसाय है, वो पूरी तरीके से अमेरिका के रहमो करम पर है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर भारत अमेरिका को निर्यात करता है। अगर वो निर्यात बंद हो गया तो फार्मास्यूटिकल बाजार में काफी चोट लगेगी। मेटल्स एंड मिनरल्स का बाजार है, वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर निर्भर है। तो अमेरिका जानता है कि भारत की एक्सपोर्ट आमदनी का कबाड़ा हो जाएगा अगर भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध की इसका सिलसिला भंग हो गया या कुछ गड़बड़ी हो गई, तो इनके हाथ पूरी तरह अमेरिकी चट्टान के नीचे दबे हुए। आनंद सर, एक दूसरे मसले की मैं चर्चा करना चाहूंगा जिसकी काफी धमक रही पिछले सप्ताह, और वह है बिहार में जो मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण हो रहा है। वो कहा जा रहा है कि 41 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। क्या हम इसे इस रूप में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले चुनाव का फैसला कर लिया, या इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में ही देखें? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये जो सर की वो है सघन परीक्षण वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन द्वारा हाईजैक करके चुनाव को बीजेपी के पक्ष में करने की उम्मीद है। इसमें कोई घुमा फिरा के इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें यही होने जा रहा है। 2 अलग-अलग कार्रवाई हो रही हैं। आप अगर थ्योरेटिकली ये कहिए तो सघन परीक्षण होना चाहिए, इसमें कौन मना करेगा? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सघन परीक्षण आप 25 दिन और 30 दिन की मियाद में नहीं कर सकते हैं। आप सघन परीक्षण जिस तरह से आप कर रहे हैं, इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और उसकी आप मियाद पूरी करिए। आप अभी जो एक चुनाव जो अगले 4 महीने में होने जा रहा है, आप उसको क्यों इफेक्ट करना चाहते हैं? वो चुनाव आप ही की हम बात कर रहे हैं। 2003 के बाद आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत से लोग अच्छे बुरे आ गए हैं। अच्छे बुरे आए हैं तो आपकी वो सरकार भी आप ही की दोनों जगह सरकार बनी, उन्हीं अच्छे बुरे वोटरों से। बीजेपी ही की तो सरकार है दोनों जगह। तो एक बार अच्छे बुरे वोटरों से उसी वोटर लिस्ट को आगे करने दीजिए, गहन परीक्षण खूब कराइए, एक समय सीमा दीजिए, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। नंबर 1। नंबर 2, वो बिल्कुल बार-बार बिल्कुल क्लियरली मैसेज ये इलेक्शन कमीशन दे रहा है, और इलेक्शन कमीशन क्या दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि आप कुछ कर लीजिए, इसको तो हम ऐसे ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जो मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उसमें उन्होंने कहा जो 3 मुख्य आइडेंटिफिकेशन वाले थे, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड, कि हम सजेस्ट करते हैं कि इसको भी आप अपने उसे 11 में जोड़ लीजिए। उसने अभी तक जोड़ा नहीं है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन चीजों को ना बोला है ना जोड़ा है। तो अब ये हुक्म अदूली हुई ना। अब आप कहिएगा नहीं वो तो उन्होंने सजेस्ट किया था, हमने सजेशन माना नहीं। तो वो पूरी तरह से अपने तरह से जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे ये सार्वजनिक रूप से, ये तो बहुत सी जगहों पे आ रहा है, ये सार्वजनिक रूप से ये हो रहा है कि वहां पे जो भी कार्रवाई ये हो रही है उसमें कोई सिद्धांत नहीं है, उसमें कोई कागज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा है, और जो वहां के बीजेपी के लोग चाहेंगे उस तरह से इलेक्शन कमीशन की होगी, उसमें हम लोग कुछ भी करते रहे। तो मेरे हिसाब से ये जो भी पुनरीक्षण करिए भाई, उसमें कौन मना कर रहा है, आप बिल्कुल गहन वो करिए, लेकिन आप उसको इस सीमा से क्यों बांध रहे हैं? आप करिए, आप एक एक स्टेट का करते रहिए। आप असम में, जिसकी आबादी बिहार से बहुत कम है, आपको 7-8 साल लगे थे। ये भाई, ये CANRC का ही एक काम है। आप ये कहना है ना कि हम नागरिकता चेक कर रहे हैं, और बहुत से बाहर गैर भारतीय उसमें आके वोटर बन गए, तो इनडायरेक्टली CANRC और क्या है? CANRC यही है कि जो गैर भारतीय उनको यहाँ का की आइडेंटिटी ना दी जाए, नागरिकता ना दी जाए। तो इट अमाउंट्स टू सेम। आपको CANRC असम में करने के लिए आपको जो उससे छोटी स्टेट है, बहुत छोटी उसके मुकाबले स्टेट, वहां पे आपको चाहिए 5-6 साल, और 5-6 साल के बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है, 700-800 10 1 नहीं और पैसा लगा के आज तक उस निर्णय को नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उसमें आपने जिस तरह से सोचा था वो
वो लिस्ट ही गलत बन गई है और आप यहां उसको 30 दिन के अंदर बिहार में करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा ले दे के इससे अच्छा मेरी जो समझ है, ये बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे बैठ के अपनी ये लिस्टें बना लें और जहां पे भी उनको मुसलमान दिखे तो बाय डिफॉल्ट एक आजकल तो वो आ जाता है ना कि अली, अहमद, मोहम्मद कुछ भी हो, इसको निकाल दो। अब इसको निकाल दो, अब इन लोगों को आने दो कि हम तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे। कुछ इस तरह की वो है। ये कोई अफेक्टेड नहीं है, पूरी तरह से हाईजैक होने जा रहा है भारत का लोकतंत्र, भारत का चुनाव। और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका तो मेरे हिसाब से अब चुनाव का कोई माने नहीं रह जाएगा। कमल जी। अभी सर, प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह मोतिहारी की तरफ गए थे। उन्होंने कहा कि मोतिहारी को मुंबई बनाना चाहते हैं, गया को गुड़गांव बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी जो आनंद सर कह रहे थे कि एक तरीके से जो सघन मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव झुक गया है। तो ये जो एक राजनीतिक कवायद चल रही है कि बहुत सारे लोक लुभावन वायदे भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या इसके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है, या फिर विपक्ष की राजनीति के लिए थोड़ा मौका बिहार में बचा हुआ है? आप देखिए, इस सवाल आनंद को जी ने कैसे जो देखते कहा हैं? है, ये तो जो इस वक़्त बिहार के जो रोज़मर्रा के सर्वेक्षण हो रहे हैं, उन सर्वेक्षणों से भी बात साबित होती है। अभी यशवंत देशमुख की सी वोटर ने एक सर्वेक्षण किया और लोगों से यही पूछा कि भई आपकी राय क्या है, ये जो एसआईआर हो रहा है, सघन पुनरीक्षण हो रहा है, उसके बारे में क्या राय है? तो 55% से ज़्यादा मतदाताओं 55% से ज़्यादा उत्तरदाताओं ने उनसे ये कहा कि ये इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रहा है। यही उनका जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को फायदा पहुंचाने के लिए ये हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसकी छवि क्या है, बिहार के अंदर आम लोगों के अंदर भी इसकी छवि क्या है। ठीक है, ये एक सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण में थोड़े से लोगों से पूछा जाता है, सैंपल की जो राय होती है उसको प्रोजेक्ट करके हम मानते हैं कि शायद ये सब लोगों की राय है, तो इसके अंदर इसमें समस्या होती है, लेकिन आमतौर पर स्थिति यही है। मैंने तो एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था और नई परख पे उस बात को मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था, आपने देखा है कि ये जो 25 तारीख अंतिम तारीख है फॉर्म जमा होने की, जब फॉर्म जमा हो जाएंगे तब जो बूथ लेवल के अफसर और बूथ लेवल के एजेंट हैं उससे ये पूरी प्रक्रिया दूसरे चरण हटकर दूसरे चरण में पहुंच जाएगी और ईआरओ के हाथ में पहुंच जाएगी। अब देखिए, बिहार के अंदर 7,89,00,000 वोटर हैं। 7,89,00,000 कायदे से अगर चुनाव आयोग की बात माने तो 88% फॉर्म तो जमा हो गए हैं और बाकी भी 25 तारीख तक जमा हो जाएंगे, तो 7,89,00,000 फॉर्म्स होंगे। उन फॉर्म्स को देखकर उनके दस्तावेजों की जांच करके निर्णय लेने का काम कुल 239 ईआरओ के हाथ में है। कुल पूरे बिहार में 239 ईआरओ है, उनके असिस्टेंट ईआरओ हैं 700-800 और, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं 239 ईआरओ का है। अब आप सोचिए, उनके पास 25 तारीख से लेके उनके पास 1 अगस्त से लेके और 25 सितंबर तक का समय है, यानी कुल 56 दिन है। अब ये 239 ईआरओ 7,89,00,000 फॉर्म्स के बारे में कैसे निर्णय लेंगे? अगर सारे ईआरओ रोज बिना छुट्टी लिए 8 घंटे तक काम करते रहें तो उन्हें प्रति मिनट 12 फॉर्म निपटाने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन असंभव है। इसका मतलब है कि बहुत सारा काम ऐसा है जिसके बारे में मान लिया जाएगा कि ये ठीक है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। ईआरओ जांच का आदेश देगा, फिर उसकी फील्ड इंक्वायरी होगी। उस फील्ड इंक्वायरी के बाद में अगर वो ईआरओ ने माना कि आपत्तियां ठीक हैं और ये जो फॉर्म भरे गए हैं, दस्तावेज भरे गए हैं, ये उचित नहीं है, तो वो एक मौखिक आदेश जारी करेगा। और इसी 56 दिनों के अंदर उसे राजनीतिक दलों के जो जो पर्यवेक्षक होंगे उनको भी लिस्टें दिखानी पड़ेंगी, उनकी तरफ से भी क्रॉस चेकिंग चलेगी। ये सब कैसे होगा? इसका सीधा मतलब है कि बाकी सारी चीजों को पास कर दिया जाएगा और जिन चीजों को जिनका एक्सक्लूजन करना है, जिनको निकालना है, केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये लगभग पहले से तयशुदा है कि किनको निकालना है। मुझे लगता है योजना बन चुकी है इसके, क्योंकि जैसे ही 1 अगस्त आएगा वैसे ही बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक जो प्रचारक वगैरह हैं,
इन सब की भूमिका शुरू होगी और ये सब ईआरओ के कान में फुसफुसाएंगे कि ये करना है, ये करना है, कि ये करना है। अच्छा, अब ये आप कहेंगे आपके पास का क्या सबूत है? आप तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बिन रहे हैं, आप साजिश कर रहे, ठीक है, हमने कहा है कि ऐसा होगा। तो मेरा तर्क ये है कि क्या अगर ये कॉन्स्पिरेसी थियरी हमें बुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर ईआरओ के पास में पर्याप्त समय होता उन 7,89,00,000 फॉर्म्स की जांच करने का। अगर उनके पास 56 दिन की बजाय 6 महीने होते जांच करने के लिए, तो हम कोई बात ही नहीं कहते, आराम से जांच होती और फिर जिसका नाम निकाला जाता उसको अपील करने का भी समय होता। अब जिसका नाम निकाला जाएगा फिर वो डीएम के पास करेगा, डीएम फिर 1 महीने में उसका फैसला करेगा। अब बिहार एक गरीब प्रांत है, कहां लोगों के पास इतनी फुर्सत है, कहां इतनी क्षमता है कि वो अपने नाम निकाले जाने के खिलाफ अपील करते हुए घूमेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से निकाले जाने वाले हैं और यह असंभव है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी हों निकाले जाने वालों में। सबसे ज्यादा उसमें गैर भाजपा मतदाता होंगे और मैं तो ये भी मानता हूं कि इसमें चिराग पासवान के और नीतीश कुमार की पार्टी के मतदाता भी हो सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। कुल मिलाकर भाजपा जो है उसको नेट गेन होगा इसके अंदर। जो मतदाता सूची बन के आएगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को विशुद्ध लाभ की स्थिति में वो होगी। सर मैं कमल जी, मैं अभय जी, क्योंकि मैं एक डेटा को ढूंढ रहा हूं और ये मेरे ख्याल में सार्वजनिक विमर्श में ये बात आ जानी चाहिए। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ है तो एक सिर्फ डेटा बता दें, 2003 को बेसिस मान के सारा कुछ कर रहा है। 2003 में, क्योंकि मैंने वहां ढूंढा, वो मिल नहीं रहा है, वो कहीं पे नहीं है, वो कोई इलेक्शन कमीशन दे सकता है। 2003 की जो मतदाता सूची जिसको ये बेस मान रहे हैं, उस मतदाता सूची में 2000 जो 4 करोड़ कुछ उसके वोटर थे, वो 4,96,00,000 4.96 करोड़ के वोटर जो थे, उनमें मुस्लिम का परसेंटेज क्या है ये बता दें। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 16.5 मतदाता नहीं, मुस्लिम जनसंख्या 16.5-17% है। उस लॉजिक से 4.96 करोड़ में 16.5 से 17% मुस्लिम वोटर होने चाहिए। लेकिन मेरे पास वो नहीं, मैं तो अंदाज, मतलब मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूं। अगर आज इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ये डेटा दे दे कि भाई 2003 में मुस्लिम मतदाता इस सूची में 16.5 थे और जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें अगर 16.5 है, तो मुझे लगता है कि मैं इस बात को पूरी तरह से मैं उस पर करूंगा और इलेक्शन कमीशन की सारी बातों का मैं पीछे उस पर तायद करूंगा। ये एक बेसिक रहेगा। आप ये देख लीजिएगा कि वो परसेंटेज जो है वो मैं बिना क्योंकि इनकी नीयत ऐसी है, मैं दावे से कह सकता हूं वो परसेंटेज गिरेगा और वो गिर के 16.5 से वो गिर के 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये नहीं मालूम, लेकिन वो गिरेगा जरूर। अबे सर, आज की बातचीत के लिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी केरल में जाते हैं और वहां पर सीपीआई-एम की तुलना आरएसएस से कर देते हैं। बातों में आती ही चीजें, ऐसा लगता है कि वो दोनों को बराबर मान रहे हैं, हालांकि हो सकता है उनका अर्थ कुछ दूसरा भी रहा हो। कुल मिलाकर क्या हम कहें कि इंडिया ब्लॉक के बिखराव की ये शुरुआत है और जो प्रांतों में या राज्यों में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं या इन्हें लड़ना ही है, उसके कारण से स्थिति बन रही है? देखिए, इंडिया ब्लॉक तो व्यवहारिक रूप से उसका अस्तित्व है नहीं, सांगठनिक रूप से भी उसका अस्तित्व नहीं है, उसकी कभी कोई मीटिंग नहीं होती है। अभी क्योंकि संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला है, इसलिए उसकी वो एक बैठक होनी थी, इसलिए इसकी चर्चा वगैरह हुई। उसमें ममता बनर्जी ने भी अपनी व्यस्तता बताई और आम आदमी पार्टी ने अपने आप को कहा भाई हम इसके हिस्से ही नहीं है उसके। देखिए, इंडिया ब्लॉक पिछली बार भी उसी वक्त अस्तित्व में आ पाया था जब सारी की सारी विधानसभाओं के चुनाव खत्म हो गए थे और केवल एक ही चुनाव होना बाकी था, वो था लोकसभा का चुनाव। मेरा मानना है कि जब तक विधानसभाओं के चुनाव होते रहेंगे, इंडिया गठबंधन की एकता, अगर इंडिया गठबंधन कहीं है, मेरे ख्याल से है भी नहीं, अगर इंडिया गठबंधन कहीं है तो उसकी एकता लगातार सांसत में पड़ी रहेगी। अभी आम आदमी पार्टी को अगले साल पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है मुख्य तौर पर। अभी जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था
उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या तकरार हुई वो तो हम सब देख ही चुके हैं। मतलब अब कांग्रेस को केरल में सीपीआई-एम के खिलाफ चुनाव लड़ना है। आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी आरएसएस से तुलना कर दी। फिर ममता बनर्जी ने तय कर लिया है अभी से कि वो कांग्रेस से और लेफ्ट से विधानसभा चुनाव में कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर गैर मौजूद है, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रादेशिक स्तर पर उसकी मौजूदगी है, जैसे बिहार में वो महागठबंधन के रूप में है, महाराष्ट्र में वो महाविकास अघाड़ी के रूप में है, उत्तर प्रदेश में भी वो इंडिया गठबंधन की सूरत में है, केरल में वो दूसरी शक्ल में है, वो जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो मोर्चा होता है उसकी शक्ल में है। तो इंडिया गठबंधन इस अभी राज्यों के स्तर पर उसकी मौजूदगी है, और राज्यों के विपक्ष की एकता को अगर आपको देखना है तो उसे राज्यों के स्तर पर देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखना होगा तो जब लोकसभा चुनाव साल भर दूर रह जाए और विधानसभा चुनावों की पारी समाप्त होने को हो, का सिलसिला समाप्त होने को हो, उस वक्त आप देखिए, मैं 100% यकीन है जो लोग अभी इंडिया गठबंधन के बाहर निकल गए फिर लौट आएंगे, फिर सब एक मंच पर नजर आएंगे। ये पूरी हमारी राजनीति का किरदार ही इस किस्म का है। आज की इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, जिसमें हम आनंद जी और अभय जी से उस सप्ताह घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।